तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो होपफुली आपने कर ही दिया होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन ने, ग्रोथ स्पर्ट्स आर प्रोमिनेंट इन हैंड्स एंड लेग्स ऑफ अर्ली एडोलेसेंट्स ड्यू टू डैश डेवलपमेंट। बताइएगा, डैश विकास के कारण शुरुआती किशोरों के हाथ में, शुरुआती का मतलब बेसिकली पूर्व किशोरावस्था कह लीजिए आप इसको, है ना, पूर्व किशोरों के हाथों और पैरों में विकास की गति प्रमुख होती है। पूर्व मतलब हम कह रहे हैं कि जो अर्ली एडोलेसेंस है, जैसे ही टीनेज जिसको हम कह रहे हैं, या WHO कहता है 10 से 19 वर्ष, जैसे ही उसकी शुरुआत हो रही है किशोरावस्था की, जिसको तनाव एवं तूफान का काल कहा गया है, उसकी बारे में कौन सी बात सही है कि जो हैंड्स और लेग्स की जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, वृद्धि, अचानक से जो आपके हाथ और पैर हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं ग्रोथ स्पर्ट में। ग्रोथ स्पर्ट को हम कई बार वृद्धि स्फुरण कह देते हैं। तो उसका आपको रीजन बताना है, ऐसा क्यों है, प्रॉक्सिमल है, ये रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल कहा जाएगा, सेफेलोकॉर्डल कहा जाएगा, या सेफेलो कहेंगे इसको रिवर्स्ड सेफेलोकॉर्डल यहां कहेंगे। मतलब क्या हुआ कि जो बड़ी मसल्स हैं इस टाइम पे, जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, जो ग्रोथ स्पर्ट का टाइम है, मैं अभी बताऊंगी सारी ही चीजें। ग्रोथ स्पर्ट जिसको हम वृद्धि स्फुरण कह रहे हैं कि बच्चे की आप देखते हैं जैसे ही वो टीनेज में जाता है 12 से 18 के बीच में, उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी मसल्स में स्ट्रेंथ, हर एक प्रकार से उसके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्यूबर्टी हिट करती है, बहुत सारे परिवर्तन हो रहे होते हैं फिजिकली, साइकोलॉजिकली, हर तरह से, सामाजिक रूप से भी। इसीलिए इसको तनाव एवं तूफान का काल कहा है स्टैनली हॉल ने। 12 से 18 क्या है, किशोरावस्था। अब इसमें अगर हम देखें, ग्रोथ स्पर्ट होता है कि अचानक से विस्फोट। आप देखते हैं बच्चा, आप 2 साल पहले मिले थे, बच्चा लग रहा था। मैं अपने भाई की ही अगर बात करूं, पिछले 4 सालों में से जो लास्ट 3 और 2 ईयर्स रहे हैं उसमें वो अचानक से बड़ा दिखने लग गया, जबकि वो एकदम छोटा दिखता था, है ना। तो ये क्या होता है, ग्रोथ स्पर्ट है, क्योंकि जैसे ही टीनेज हिट करेगी, आप अचानक से आपकी जो शरीर की हाइट है, वेट है, वो सब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ग्रोथ स्पर्ट लड़कियों में अगर हम देखें तो 2 साल पहले होता है, जल्दी ही खत्म होता है, लड़कों में थोड़े लंबे समय तक चलता है। तो लड़कियों के केस में भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि 10 से 13 वर्ष, और लड़कों के केस में जो है ये 12 से 17 तक भी हम इसको मान लेते हैं, या 14 से 17 तक भी कई लोग मानते हैं। 12 से 17, 2 साल बाद लड़कों के केस में शुरू हो रही है। बट ग्रोथ स्पर्ट जो है कि बहुत तेजी से स्फुरण, जो गति बढ़ रही है, शरीर का जो हाइट वेट सब बढ़ रहा है, वो थोड़ा और लंबे समय तक चलता है लड़कों में। लड़कियों में थोड़े कम समय में ये समाप्त हो जाएगा। ठीक, अब ये कहानी है क्या, इसको समझते हैं। देखो, सेफेलोकॉर्डल क्या है, जब आप गर्भ में होते हैं तब भी आपका सर पहले विकसित होता है बच्चे का, बाद में उसका जो बाकी का पार्ट है, धड़ हो चाहे, यानी सर पे पहले कंट्रोल आएगा, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, है ना। ये सारी चीजें हेड टू टो, हेड मतलब सर पे पहले कंट्रोल, बच्चा जब पैदा भी होता है तब भी आप देखते हैं पहले उसका सर पे कंट्रोल। उसका जो सर है वो पूरे शरीर का 1/4 होता है, यानी 25% जो है आपके शरीर का वो आपका सर है। तो आप देखते हैं बच्चे का सर बड़ा नजर आता है, बॉडी आपको फिर भी ऐसी सी लगेगी। तो ये क्या है, हेड टू टो जाता है कि पहले वो सर संभालना सीखेगा, गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये वाला पार्ट, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। यानी हेड से शरीर, जो सिर है उससे पैर की ओर। यहाँ पे सेफेल का मतलब होता है, ग्रीक में जो ग्रीक लैंग्वेज है, सेफेल का मतलब है ब्रेन आपका, खोपड़ी आपकी। और कॉर्डल क्या है, जो कॉर्ड है, टेल जिसको हम कहते हैं, पूंछ एक तरह से। तो ये सर हो गया आपका खोपड़ी सेफेल, और कॉर्डल है जो आपकी पूरी टेल है जिससे आपकी पूरी बॉडी कनेक्टेड है। ठीक, सर से पैर की ओर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ हेड उतना बड़ा नहीं है, बाकी एस्पेक्ट्स में जो आपकी लॉन्ग बोन्स हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं सर की बजाय। तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन के साथ यहां गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार। इन दी पीयर एक्सेप्टेंस, यानी जो साथी समूह है उसमें जब आप समकक्ष स्वीकृति की बात करते हैं कि आपके दोस्त आपको एक्सेप्ट कर लें, दी चिल्ड्रन हु आर रेयरली सेलेक्टेड पॉजिटिवली और नेगेटिवली कॉल्ड, यानी वो बच्चे जो रेयरली कभी उनको सेलेक्ट किया जाता है, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। यानी समकक्ष स्वीकृति पहलू में जिन बच्चों को कभी कभार ही सकारात्मक या नकारात्मक रूप से चुना जाता है, यानी नेगेटिवली भी उन पे ध्यान कभी कभार ही जा रहा है और पॉजिटिवली भी उनको कभी कभार ही चुन रहे हैं कि कोई कंपटीशन है या कुछ क्लास में किसी को मॉनिटर बनाना है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत रेयर ही कि अच्छा आज तुमको बना देते हैं, या फिर नेगेटिवली भी अगर कुछ है तो भी उनको रेयर ही चुना जाएगा। इन बच्चों को कंट्रोवर्शियल बच्चे नहीं कह सकते, जो आप लोग कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये नेग्लेक्टेड बच्चे हैं, क्योंकि कभी कभार ही इनको पॉजिटिवली और नेगेटिवली चूज ही बहुत कम कर रहे हैं। चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चूज ही नहीं किया जा रहा है, इनको उपेक्षा की जा रही है, इनकी नेग्लेक्ट किया जा रहा है इनको। तो ये उपेक्षित बच्चे हैं। आएंगे बाकी सबको समझेंगे। देखो, कंट्रोवर्शियल बच्चा जो है उसको कभी कभार नहीं चुना जाता, उस पर अटेंशन मिलती ही है, तभी वो कंट्रोवर्सी में रहता है कि वो कुछ भी करके पढ़े ना लिखे, बट चाहे पढ़े चाहे ना लिखे, मतलब पढ़ लिख के हो वो
बिना पढ़े लिखे हो, लेकिन वो हेडलाइंस में रहेगा। न्यूज़पेपर हेडलाइंस होती ना, फॉर एग्जाम्पल बहुत ही खराब उदाहरण आ रहा है, बट मान लो आप, इट इज लाइक राखी सावंत, है ना, शी इज अ कंट्रोवर्शियल चाइल्ड। अगर हम क्लासरूम में के हिसाब से देखें, पूरी दुनिया को अगर क्लासरूम में बांट लें, तो वो आपको पता है वो इंस्टाग्राम से लेके कहीं ना कहीं से कुछ तो सामने आ जाएगा और वो बंदी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये कंट्रोवर्शियल चिल्ड्रन का एक उदाहरण है कि वो बच्चे जो कुछ भी करके वो रहते हैं लाइमलाइट में, तो वो रहेंगे, चाहे पॉजिटिव रीजन से हो चाहे वो नेगेटिव रीजन से हो, बट वो चुने तो जा रहे हैं बार बार, वो नजर में तो आ रहे हैं बार बार, है ना, क्लियर बात है। तो ये कंट्रोवर्शियल बच्चे तो ऐसा नहीं है, कभी कभार इनकी उपेक्षा नहीं होती, ये तो भैया ढूंढ ढूंढ के मुद्दे लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंगना रनौत, है ना, तो ये कंट्रोवर्शियल बच्चे हैं एक तरह से, ठीक भाई, एग्जाम्पल की तरह यूज कर रही हूं, किसी को दिल पे लगाना हो लगा सकता है। देखो एक बार फिर आता है पॉपुलर चिल्ड्रन। पॉपुलर चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से हैं, जो पॉपुलर हैं, जिनको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तभी तो वो पॉपुलर है, ठीक है ना। कोई कह रहा है उर्फी जावेद, हाँ मतलब जो आपका जैसे मन कर रहा है आप अपने आप समझ गए ना, बस कुल मिला के बात ये है, क्योंकि आपने जो ये गलत जवाब दिया यही अपने आप में बताता है कि आपको लग रहा है ये कंट्रोवर्शियल बच्चे हैं जो कभी कभार चुने जा रहे हैं। भैया कभी कभार चुने वाले नेग्लेक्टेड हैं, उनको अच्छे और बुरे चीजों के लिए कभी कभार ही कोई उनसे पूछता है कि खाना खाओगे, 20 दिन में एक बार पूछा, ठीक। तो बेसिकली कंट्रोवर्शियल वो हैं जो विवाद में बने रहते हैं, चाहे पॉजिटिव रीजन से हो चाहे नेगेटिव रीजन से हो। पॉपुलर वो हैं जिनको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं, है ना, जिनको ज्यादातर लोग पसंद कर रहे हैं वो पॉपुलर हैं। कोई कह रहा है मोदी जी, अरे माफ करो यार, पॉलिटिक्स से बचाओ, इधर आ जाओ। रिजेक्टेड चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, अब तो आप दिल पे ही ले गए, भावनाओं में बह गए, वापस आ जाओ, इतना समझ में बहुत आ गया, काफी है। रिजेक्टेड चिल्ड्रन वो है जिनको रिजेक्ट किया जा रहा है, जिनको स्वीकार कभी किया ही नहीं जाता, जिनको कोई कह रहा है पॉपुलर चिल्ड्रन में कटरीना कैफ को डाल दो, बहुत बढ़िया, है ना। फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, तो पॉपुलर वाला ही एग्जाम्पल में आएंगे, ठीक है ना। तो पॉपुलर लोग, पॉपुलर चिल्ड्रन कौन से, जिनको ज्यादातर बच्चे पसंद कर रहे हैं, उनके फेवर में है। रिजेक्टेड वो है जिनको रिजेक्ट ही किया जा रहा है सिरे से, ठीक। तो अस्वीकृत बच्चे, तो यहां पे उनको रेयरली सिलेक्ट भी नहीं किया जाता, रिजेक्टेड तो रिजेक्टेड ही है बेचारे। तो इसलिए ये नेग्लेक्टेड बच्चे हैं जिनको कभी कभार सिलेक्ट किया जा रहा है पॉजिटिव रीजन के लिए, कभी नेगेटिव रीजन के लिए, ठीक है जी। तो ये हुआ नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन। कोई कह रहा है पॉपुलर चिल्ड्रन में हिमांशु को डाल दो, सही है जी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा अब। तो ये नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन का उदाहरण हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तो ये चारों प्रकार हमको समझ में आ गए। कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या, एक आसान सा क्वेश्चन कर लीजिए। अब सर में दर्द हो गया होगा, है ना, थक गए होंगे, जल ग्रहण कर लीजिए, आजकल वो चल रहा है ना मीम इंस्टाग्राम पे। देखो एक बार, तो फटाफट से क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच, ये थोड़ा सा आसान सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रमोट कल्चरल सेंसिटिविटी इन क्लासरूम, यानी निम्नलिखित में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता है। बताइएगा तराना, बताइए क्या बढ़ावा नहीं देगा, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, यानी सभी संस्कृतियों के प्रति हम कक्षा में संवेदनशील हों, मजाक ना उड़ा रहे हों कि किसी पंजाबी कल्चर का या किसी और का, मतलब अलग अलग हर तरह का बच्चा आपके क्लासरूम में है ना, तो आप संवेदनशील हैं। संवेदनशील ना होने का कौन सा उदाहरण है, या संवेदनशील होने के बारे में कौन सी बात गलत है, दोनों ही तरह से देख सकते हैं। नोट लगा हुआ है, ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू डिफरेंट कल्चर्स, यानी ऐसी विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, यानी ऐसी एक्टिविटीज आप करा रहे हैं जहां मल्टीपल कल्चर वाले बच्चों को इंक्लूड किया जा रहा है, अलग अलग संस्कृति या अलग अलग त्योहार आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सारे बच्चे इंक्लूड हो जाएंगे, पॉजिटिव बात है। हमें नॉट पूछा है। एनकरेजिंग शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस बाय स्टूडेंट्स अबाउट देयर कल्चर, जो विद्यार्थी हैं वो जिस भी संस्कृति से आते हैं अपने अनुभवों को शेयर करें, हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रेशन होता है, हमारे यहाँ ये होता है, ये पहनते हैं, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, चलो ये भी पॉजिटिव बात है। सेलिब्रेटिंग, हमको क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, जो गलत है वही सही होगा यहाँ पे। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स ऑफ डोमिनेंट कल्चर्स ओनली, यही गड़बड़ है कि यदि आप सिर्फ वही त्योहार मनाएंगे जो डोमिनेंट हैं, यानी मान लीजिए किसी देश में या किसी एक देश की बात छोड़ ही देते हैं, यहाँ पे किसी स्टेट में या जिस भी जगह पे आपका स्कूल है, मान लीजिए साउथ इंडिया में स्कूल है, आप केंद्रीय विद्यालय में टीचर बन गए, वहां अगर कोई ओणम होता है ना शायद वहां, तो वहां का जो डोमिनेंट फेस्टिवल है वही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो दिवाली होली है या कोई और मान लीजिए जो वहां पे नहीं उतना सेलिब्रेट होता, उन त्योहारों को आप सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे हैं। जबकि आपकी क्लास में मान लीजिए 30 में से 25 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं जो ओणम को मनाते हैं, वो केरला से हैं, बाकी के 10 बच्चे हो सकते हैं जो बाकी अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री से हों। तो उस केस में ऐसा करना गलत हो जाएगा कि अगर मान लीजिए आप यूपी में हैं तो सिर्फ उसी संस्कृति या उसी जाति समूह के बच्चों के त्योहारों को आप सेलिब्रेट करा रहे हैं जो वहां पे ज्यादा हैं, डोमिनेंट है, तो ये कहना गलत हो जाएगा।
तो फिर भी बाकी ऑप्शंस देखते हैं। एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग डाइवर्स बैकग्राउंड्स ऑफ ईच स्टूडेंट, हर बच्चे की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकार करना, ये तो अच्छी बात है। तो हमें नेगेटिव चाहिए, नॉट लिखा हुआ था, तो नॉट तो सिर्फ थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन में। तो आप लोग इसका मतलब सही जवाब दे पा रहे हैं। यहाँ पे 64% लोग। आसान सा सवाल है, लेकिन पता है इसमें गड़बड़ क्या हुई है, ये ज्यादातर लोग सही जवाब दे देते, लेकिन जैसे ये थर्ड और ऑप्शंस जो आए, इसमें आपके सर में हो गया दर्द। और जब यहाँ ABCD लिखा है, मैडम आपने क्यों नहीं दिया ABCD? चलिए खैर कोई बात नहीं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड गलत है और बाकी के तीनों सही हैं। जब थर्ड गलत है तो यही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था तो गलत ही सही हो जाएगा, सिंपल बात। क्या आप सिर्फ, तो आप कैसे सभी संस्कृति के प्रति संवेदनशील हुए ही नहीं अगर सिर्फ डोमिनेंट कल्चर का ही त्योहार आप सेलिब्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, प्रोवाइडिंग चॉइस एंड ऑप्शंस to students from a range of activities and experiences based on their interests, needs and diversity of learners background follows the principle of, यानी विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, उनकी जरूरतों, उनके अंदर क्या एप्टीट्यूड है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स में, कोई ड्राइंग में, कोई पेंटिंग में, कोई म्यूजिक में, कोई गणित में, तो उनके एप्टीट्यूड को पहचान रहे हैं। परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर विविध प्रकार की गतिविधियां करा रहे हैं अलग अलग बच्चों को। ये किसका प्रिंसिपल है? ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन है ना, समावेशन है। एजुकेशन फॉर ऑल, हर बच्चे के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो नॉर्मल बच्चा हो, स्पेशल बच्चा हो, हर बच्चे के लिए। ये लेबलिंग करना गलत बात है, कंपटीशन, एक्सक्लूजन या एक्सक्लूड कर दिया कि 4 बच्चे हैं जो देख नहीं सकते, उनको अलग थलग ही कर दिया, ये गलत है। तो इंक्लूजन इज द राइट वर्ड ओवर हियर, या जो सिस्टम है वो इंक्लूजन का है। इस पर हमने एक अलग से सेशन अभी लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा फटाफट से और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई? Challenges in reading text and comprehending long passages is a challenge for students with, यानी चैलेंज किस में आ रहा है? रीडिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को पढ़ने में, पाठ को पढ़ने में और उसको समझने में जो लंबे पैसेजेस हैं, दिक्कत हो रही है। कौन से प्रकार का विकार है ये? कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है ये बताइए, फटाफट से जवाब दीजिएगा। तो ये डिसलेक्सिया है एग्जैक्टली। डिसकैलकुलिया तो मैथमेटिक्स में होता है, यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, तो रीडिंग डिसऑर्डर और पढ़ के समझने की दिक्कत है। हियरिंग इंपेयरमेंट थोड़ी है। डिस्ग्राफिया तो राइटिंग इंपेयरमेंट होता है, लिखने में समस्या। ये पठन वैकल्य है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या हो सकती है।